इंडिया में घूम घूम करके मूल निवासी बहुजन समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय डीएम माधव साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, माननीय डीएम माधव साहब जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। साथियों, चुनाव का माहौल है, सारी पार्टियां, सारे नेता आप लोगों के बीच में आएंगे और ये चुनाव भारत में कोई पहली बार होने नहीं जा रहा। 70 साल में कई बार चुनाव आए, कभी लोकसभा के चुनाव आए, कभी विधानसभाओं के चुनाव आए, कभी महानगर पालिका के चुनाव, कभी जिला पंचायत के चुनाव आए। हर चुनाव में हम लोगों ने वोट दिया कि हमारी समस्या कम हो जाएगी। हर चुनाव में हम लोगों ने वोट दिया कि हमारी समस्या कम हो जाएगी और हर चुनाव के बाद हमारी समस्या बढ़ गई है। ये सिलसिला 70 साल से चल रहा है और ये बंद नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो केवल मात्र हम जिम्मेवार हैं, या हम गलत लोगों को वोट करते हैं या गलत लोग हमारे वोट ले लेते हैं। अगर हमने गलत लोगों को वोट किया तो हमारी समस्या में हमको जिम्मेवार है, और गलत लोगों ने हमको झांसे में फंसाकर वोट लिया और हम फंस के उनके झांसे में, फिर भी हमारी समस्या के हम जिम्मेवार है। जो हमारा सत्यानाश करता है उनकी औकात नहीं हमारे समर्थन के बगैर हमारा सत्यानाश कर सके। समर्थन हमारा, सत्यानाश भी हमारा। 2019 के चुनाव में भी यही माहौल चलता रहा तो आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से कोई ही नहीं रोक सकता। ये बात समझाने के लिए हम लोगों ने चुनाव की तैयारी के तहत लखनऊ के रमाबाई मैदान में 9 दिसंबर को 7 लाख लोगों की भीड़ की बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने 7 लाख लोगों की भीड़ की। उसके बाद 18 कमिश्नरियों की रैली चल रही है। आज 16वां दिन है, केवल 2 ही बच्चे हैं, गोंडा कमिश्नरी और गोरखपुर कमिश्नरी। पूरा उत्तर प्रदेश हम घूम रहे हैं। 18 कमिश्नरी की कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरा होते ही 18 कमिश्नरी का कार्यक्रम पूरा होते ही 80 लोकसभा का अभियान शुरू हो जाएगा। 10 लोग 8 दिन में ही 80 लोकसभा समाप्त कर देंगे और 25 लोगों का हम लोगों ने और लिस्ट बनाया है। ऐसे कार्यकर्ता को तैयार किया, अगर 4 कार्यक्रम लेगा विधानसभा आई तो 100 विधानसभा, 8 कार्यक्रम लेगा 200 विधानसभा, 16 कार्यक्रम लेगा 400 विधानसभा। 2019 के साथ साथ 2022 की भी तैयारी चल रही है। हर विधानसभा में के लिए 3 साल हमारे पास है और दावे के साथ कहता हूं, अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारे साथ रही तो कोई माई का लाल नहीं है माननीय शिवपाल जी को मुख्यमंत्री बनाने से रोक सके। कोई माई का लाल नहीं है मुख्यमंत्री बनाने से रोक सके। अगर साथ में रहे तो, शर्त है साथ में रहे तो, क्योंकि बहुत सारे तामझाम चलते रहते हैं, लोग उठापटक करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिस संविधान की बदौलत आपको अधिकार मिला है, उन संविधान पर सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ। सिंगल लाइन पर 70 साल में सिंगल लाइन पर अमल नहीं हुआ। संविधान की पहली लाइन में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्या समानता आ गई? क्या समानता खत्म हो गई? क्या शोषण खत्म हो गया? क्या जातिवाद खत्म हो गया?
सबसे बड़ा सबूत है जातिवाद का। अगर सबूत चाहिए, अरे जिस देश में राष्ट्रपति का जाति के नाम पर अपमान होता हो, इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए आपको? आपको लगता होगा क्या आपकी नई पार्टी है, हमें क्या मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए भी और यहां आए हुए लोगों के लिए। आपके बच्चों से, आपके बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मसला है। जो समस्याएं हमारी गुलाम भारत में नहीं थी, वो आजाद भारत में पैदा हो गई है। गुलाम भारत में जो समस्याएं नहीं थी, वो आजाद भारत में पैदा हो गई। अरे गुलाम भारत में अंग्रेजों ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया था। 1813 में लॉर्ड मेकाले एजुकेशन सिस्टम आया, उसी वजह से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले पढ़ पाए और बाबा साहेब अम्बेडकर सेकंड पीढ़ी के थे और हमारा नंबर भी नहीं आता था। अगर अंग्रेजों ने अधिकार नहीं दिया होता तो, अंग्रेजों ने अधिकार दिया इसीलिए ज्योतिराव फुले पढ़ पाए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ पाए और हमारे बच्चे IAS IPS बन गए, अधिकारी बन गए। खत्म करे वो लोग, आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई लिखाई से क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। गुजरात में एक राजकोट जिला है, उसके बगल में गोंडल तहसील है। गोंडल तहसील का एक पटवारी शेड्यूल कास्ट का आदमी था, चमार बिरादरी का आदमी था। उस पटवारी के पास गोंडल राजा का लड़का लाज से पढ़कर अपनी जमीन जायदाद के लिए आया, करोड़ों की गाड़ी लेकर। जब उन्होंने कहा, उनके पास गए पटवारी के पास, तो पटवारी ने कह दिया आज कलेक्टर की मीटिंग है, कल आइए, आज टाइम नहीं है। वो दूसरे दिन गए और पटवारी ने उनका काम कर दिया। लेकिन राजा का बेटा जनरल कैटेगरी का, राजा का बेटे ने बात कही, राजपूत राजा के बेटे ने बात कही। पटवारी को कहा कि मैं रात भर सोया नहीं हूं। बोला क्यों? आपके लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं समझ पाए। तो बोला आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप कैसे समझ गए? तो बोला हमें पूछो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, मैं रात में सोया नहीं हूं। तो बोला क्यों? बोला कल तक आपके बाप दादा, आपके पुरखे हमारे महलों के बाद खड़े रहते थे और हमारे बाप दादा कहते थे जाओ जाओ, कल आना, आज टाइम नहीं है। और कल जब आपने कह दिया, एक राजा के बेटे को कह दिया कि जाओ टाइम नहीं है, कल आना, ये औकात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपकी बनाई थी, ये औकात बनाई थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपकी। वो एजुकेशन खत्म हो रहा है, सरकारें खत्म कर रही है। आप सरकारों ने कानून बना दिया कि 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं लेने का, पास कर देने का। 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं लेने का और पास कर देने का। खिचड़ी खिलाओ, दलिया खिलाओ, खीर खिलाओ, परीक्षा नहीं लो। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मुझे मालूम है 40 साल पहले अगर बच्चा कोई नापास होता था या फेल हो जाता था तो बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था। बच्चे का बाप बच्चे की मां को डांटता था, पूरा दिन घर में हो, क्यों बच्चा नापास हो गया। और मास्टर से झगड़ा करते थे कि मास्टर जी हमारे बच्चों को अभी तक कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, कैसे पढ़ाते हो? और ट्यूशन लगाते थे। अब क्या हुआ, जब अगर बच्चा बगैर परीक्षा के बगैर बच्चा पास हो रहा है तो मां भी खुश, बाप भी खुश, बेटा भी खुश। और भ्रम हो जाता है हमारे दिमाग में कि मेरा बेटा इतना होशियार है, कभी फेल नहीं होता। अबे परीक्षा होगी तब पता चलेगा ना कितना होशियार है। और बच्चा आगे चलकर 9वीं और 10वीं के एग्जाम में फेल हो जाता है और हमारे गांव देहात के लोग सोचते हैं कि बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा होगा, चल काम पे लग जाए। तेरे नसीब में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा होगा तो काम पे लग जा। बच्चों का भविष्य खत्म करने का सरकार कानून बना रही है। और आज की तारीख में डॉक्टर बनाना हो 1 करोड़ रुपया चाहिए, इंजीनियर बनाना हो 50 लाख रुपया चाहिए। यहाँ बैठे हुए लोगों के पास मैं खुलेआम कहता हूं, क्या यहाँ कोई आदमी
के पास बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया है क्या? 1 करोड़ रुपया चाहिए। इंजीनियर बनाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। ये अभी काम होने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। सरकारें आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर रही है और ये कोई बताने वाला नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग बताने वाले नहीं है। उसके बाद आपका आरक्षण था, समाप्त कर दिया, सब कंपनियों को दे दिया, सरकारी डिपार्टमेंट कंपनियों को दे दिया। तो रिक्रूटमेंट है नहीं, भर्ती है नहीं, प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी में आरक्षण है नहीं, खत्म कर दिया आरक्षण। उसके बाद ठेका प्रथा शुरू हो गई। अरे सफाई कर्मी का काम है वो भी ठेके पर दे दिया। इससे और कोई काम बच गया क्या? सफाई का काम है उसको भी ठेके पर दे दिया। ठेकेदार की मर्जी है, लेना न लेना, कितना देना, 2000 देना या 1500 देना। आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है, पढ़ाई लिखाई खत्म, रोजगार खत्म, आरक्षण खत्म। और जमीनें थी और टाटा बिरला अंबानी को दे रहे हैं 1 रुपया मीटर में दे रहे हैं। 1 रुपया मीटर में लाखों एकड़ जमीन दे रहे हैं। आपको मिलने वाली है क्या? 1 रुपये मीटर में जमीन देने वाले क्या? लाखों मीटर टाटा बिरला अंबानी को दे रहे हैं और आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो उद्योगपति उन पार्टियों को पैसा देते हैं चुनाव में और उद्योगपतियों के पैसे से, पूंजीपतियों के पैसे से बाद में पार्टी वाले आपके वोट खरीदते हैं, आपके वोट खरीदते हैं और आप खुश हो जाते हो। 1 वोट का 500 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। अरे आपके बच्चों का भविष्य समाप्त करकर 500 की नोट पकड़ाते हैं, 1000 की नोट पकड़ाते हैं। क्या वो 5 साल चलने वाली है 500 रुपया? क्या वो 1000 रुपया 5 साल चलने वाला है क्या? देश में आपके सारे अधिकार समाप्त हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई खत्म, आरक्षण खत्म, उसके बाद रोजगार खत्म, उसके बाद जमीनें छीन रहे हैं भूमि अधिग्रहण के नाम पर, आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पर जमीनें छीन रहे हैं और आखिरी बार एक हथियार था वोट का कि जो सरकारें हमारा काम नहीं करेगी हम बदल देंगे। तो आजकल वोट भी ईवीएम मशीनों से छीन रहे हैं, वोट भी ईवीएम मशीनों से छीन रहे हैं। और जिन देशों में ईवीएम बनाया गया वो देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता। दुनिया में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी में कोई देश है, जापान है। जापान में बैलेट पेपर है, अमेरिका में बैलेट पेपर मशीनें नहीं है, वोटिंग मशीन। फ्रांस में बैलेट पेपर है, वोटिंग मशीन नहीं है। जर्मन में बैलेट पेपर है, वोटिंग मशीन नहीं है। इंडोनेशिया में बैलेट पेपर है, वोटिंग मशीन नहीं है। यूक्रेन में बैलेट पेपर है, वोटिंग मशीन नहीं है। चाइना में बैलेट पेपर है, वोटिंग मशीन नहीं है। तुर्की में बैलेट पेपर है, वोटिंग मशीन नहीं है। इंडोनेशिया में बैलेट पेपर वोटिंग मशीन नहीं है। और आपके बगल में पाकिस्तान है, वहां भी बैलेट पेपर वोटिंग मशीन नहीं है। जिन देशों में ईवीएम बनाया गया वो देश कहते हैं कि इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया कि मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, इसमें पर्ची निकलनी चाहिए। आज 2014 का चुनाव बगैर पर्ची के हो गया। मैं गुलाम कहता हूं नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री बना, ये जन्नत की वजह से नहीं, ईवीएम की वजह से बना हुआ प्रधानमंत्री है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माना 2014 में चुनाव आयोग ने। आपके वोटों की चोरी हो रही है। ये मोबाइल है, कैसे चोरी होती बताता हूं। ये मोबाइल है, आपके पास भी होगा, चाहे बड़ा मोबाइल हो छोटा मोबाइल हो। अगर आपने किसी का नंबर कॉल डायवर्ट पर रख दिया, ट्रांसफर कर दिया दूसरे नंबर पर, वो अगला आदमी कितनी बार भी फोन करेगा, नंबर आपका मिलेगा, घंटी का बजेगी जहां आपने फॉरवर्ड किया है, उसके पास उसका नंबर नहीं है। वो 10 बार आपको कॉल करेगा, 10 बार घंटी वहां जाएगी। 100 बार कॉल करेगा, 100 बार घंटी जाएगी। 1000 बार कॉल करेगा,
1000 बार घंटी बजाएगी और नंबर यहाँ पर दिखेगा और रिंग वहां बजेगी। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज है। अगर आपका कॉल डाइवर्ट हो सकता है तो ईवीएम मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, आपका वोट डाइवर्ट क्यों नहीं हो सकता? अगर कॉल डाइवर्ट हो सकता है तो वोट भी डाइवर्ट हो सकता है। नोटबंदी के समय आपको मालूम होगा, नोटबंदी के समय सरकार ने एक दिन में फिक्स कर दिया था कि एटीएम मशीनों से 4000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। सप्ताह में 2400 4000 से ज्यादा नहीं निकलेगा, कितना भी लाखों रुपया आपके अकाउंट में हो। एक दिन में 2,17,000 एटीएम मशीन फिक्स कर दिया था। एक दिन के अंदर 2,17,000 एटीएम मशीनें उन्होंने फिक्स कर दिया कि नोट कितना निकलेगा। वो लोग ईवीएम में कौन सी पार्टी को वोट कितना निकलेगा फिक्स नहीं कर सकते क्या? 2,17,000 एटीएम मशीन फिक्स कर दिया था। मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि भैया क्या चाहते हो, तो मैंने कहा बैलेट पेपर। बैलेट पेपर में हम देखकर ठप्पा मारते थे, हमें विश्वास होता था कि हमने किसको वोट दिया। आजकल बटन दबाते हो पता ही नहीं चल रहा कहां गया। मैंने कहा बैलेट पेपर। तो अखबार वालों ने कहा आपको मालूम है भारत की संख्या कितनी है? तो मैंने कहा आगे बोलो, मालूम है। तो बोला कागज कितना लगेगा मालूम है? कागज कितना लगेगा मालूम है? पेड़ पौधे काटना पड़ेगा, पर्यावरण का सत्यानाश हो जाएगा। पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा कागज बनाने के लिए और पर्यावरण का सत्यानाश हो जाएगा, तो पर्यावरण की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा 5 साल में जितना बैलेट में कागज नहीं लगता, मतपत्रक में कागज नहीं लगता, कितना आपके डेली अखबार में, रोज के अखबारों में कागज लगता है। रोज के अखबार में बंद कर दो आपके सारे अखबार, बंद करो सारे अखबार। पर्यावरण का आप भी चिंता करो ना, केवल मुझे कह रहे हो क्या? तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाद में उन्होंने कहा 1 महीने तक क्या बैलेट पेपर गिनते रहे क्या? टाइम बर्बाद नहीं होता क्या? मैंने कहा नोट गिनने की मशीन बना लिया तो बैलेट पेपर साइज की वोट गिनने की मशीन बना लो, कौन सा टाइम बर्बाद होगा? भारत में सरकार ने 16 लाख करोड़ 13 दिन में गिन लिया। अगर आप नोट गिन सकते हो तो वोट भी गिन सकते हो, कौन सा समय बर्बाद होगा? तो मीडिया वाले उस्ताद होते हैं, जैसे आजकल चुनाव आयोग कहता है दुनिया चांद पर जा रही है, आप देश को पीछे धकेलना चाहते हो, अंधकार में लेके जाना चाहते हो। तो उन्हें मैंने कहा आप चांद पर पहुंचे नहीं हो, आप पहुंचे नहीं हो। अमेरिका 1962 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंच गया, वहां भी बैलेट पेपर था। जो देश आज से 50 साल पहले, जो देश आज से 50-60 साल पहले चांद पर पहुंच गए, वहां भी बैलेट पेपर मशीनें नहीं। अब बता, तो बोला आपका इंटरव्यू नहीं लेना है। तो मैंने कहा लेने के बाद छापने की औकात है क्या तुम्हारी? मेरा इंटरव्यू लेने के बाद छापने की औकात है क्या? आपके वोटों की चोरी हो रही है, मनुस्मृति लागू हो चुकी है, शिक्षा का अधिकार समाप्त, संपत्ति का अधिकार समाप्त, जमीनें समाप्त, रोजगार समाप्त, आरक्षण समाप्त और स्वतंत्रता वोट का अधिकार, किसको हराना किसको जितवाना वो भी समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। इसी वजह से वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। आपके वोटों की अभी उन्हें जरूरत नहीं है, वो मनमानी करते हैं इसी वजह से, मशीनों की वजह से। इस देश में SC/ST को 1950 में आरक्षण मिल गया। SC/ST को, अनुसूचित जाति जनजाति को 1950 में आरक्षण मिल गया और पिछड़े वर्ग को 42 साल इंतजार करना पड़ा। 16 नवंबर 1992 42 साल इंतजार करना पड़ा
और समरों को आरक्षण देने के लिए 42 घंटे भी इंतजार नहीं करना पड़ा। आपको 42 साल इंतजार करना पड़ा, उन्हें 42 घंटे भी इंतजार नहीं करना पड़ा। और आपका मंडल कमीशन लागू हुआ, 25 साल से अमल नहीं हुआ, और उनका 25 दिन में अमल हो गया, 25 दिन में अमल भी हो गया। समझ आ रहा है आपको? जो आपके सर पर बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं? और पिछड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए उन्होंने 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा हम पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आगे किया, पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हमारे लोग खुश हो गए, हमारा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। और वो भी उस्ताद, प्रधान नरेंद्र मोदी जी इतना उस्ताद कि जो वादे किए बिल्कुल ठीक उसके विपरीत में काम किया। कितने वादे किए मैं गिना सकता हूं, उसके विपरीत में काम किया। उन्हें कहा मैं देश बिकने नहीं दूंगा, सुना होगा आपने, देश को बिकने नहीं दूंगा। और बाद में लाल किला गिरवी रख दिया 5 करोड़ में, जबकि 18 करोड़ उसकी इनकम थी। डालमिया को दे दिया मुफ्त में 13 करोड़। एयर इंडिया को गिरवी रख दिया। रेलवे आज बिक रही है रिलायंस के आगे। अभी रिलायंस चला रही है रेलवे को धीरे धीरे। बॉम्बे में मेट्रो शुरू हो गई रिलायंस की। देश बिकने नहीं मिला, बेच दिया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, 4 गुना बढ़ गई महंगाई, 4 गुना बढ़ गई। आपके घरों को मालूम, महिलाओं को मालूम है। मैं बताऊं, जो कहा उसके विरोध में काम किया। उन्होंने कहा 15 लाख रुपया मिलेगा। नोटबंदी के वक्त जो था वो भी छीन लिया। 15 लाख मिलेगा कहा, जो था वो भी छीन लिया। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। 4.5 साल में 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां खत्म हो गई, जो थी वो खत्म हो गई है। उन्होंने कहा काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो तो समझ जाओगे। अरे संविधान में जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत कोई भी भारत की राजनीतिक पार्टी विदेशी कंपनियों से फंड नहीं ले सकती, क्योंकि विदेशी कंपनी एमएलए एमपी पैदा करेगी फिर तो फंड लगाकर। संविधान में ऐसा प्रावधान बनाया, जनप्रतिनिधि कानून 1951, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत कोई भी विदेशी कंपनियों से चंदा नहीं ले सकता। पॉलिटिकल पार्टी लिया, बीजेपी ने लिया, कांग्रेस ने लिया, केजरीवाल ने। और उसके बाद क्या हुआ, 18 मार्च 2018 को पार्लियामेंट में बिल पारित कर दिया कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने विदेशी चंदा लिया हुआ है उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी। कितना लिया, कहां से लिया, कब लिया, उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी। काला धन लाने की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में काला धन छुपाने का कानून बनाया। भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे। 26 जून 2018 को, 26 जून 2016 को अरुण जेटली ने कानून बनाया, सेटलमेंट स्कीम, कि अगर आपके पास काला धन है 45% जमा करो, 55% की व्हाइट सर्टिफिकेट लेके जाओ। 100 करोड़ काला धन है, 45 लाख जमा करो, 55 लाख का व्हाइट सर्टिफिकेट लेके जाओ। आपका नाम नहीं बताया जाएगा, इनकम टैक्स हो, आपका नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको पूछा नहीं जाएगा कहां से आया। 26 जून 2016 उठाकर देखो अमर उजाला, तारीखों के साथ बता रहा हो, तारीखों के साथ बता रहा हो। ये कैसा हो गया मालूम है? अगर कोई दरोगा किसी को, चोर को पकड़े 10 लाख की चोरी में, और दरोगा ये कहे कि 10 लाख चोरी का है, और चोर कहेगा कि हाँ भैया चोरी का है। अगर दरोगा कहेगा कि 10 लाख चोरी का है और वो कहेगा चोरी का है, कोई बात नहीं, 5 लाख जमा कराओ, 5 लाख तुम लेके जाओ, आज से तुम चोर नहीं हो जाओ।
अरुण जेटली ने कानून बनाया। अरे जिन लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया, 4.5 साल में 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है और पिछले 2 साल में 38,000 बलात्कार हुआ है और उसमें 19,000 नाबालिग बच्चियों पर बलात्कार हुआ है। 2 साल की बच्ची, 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, गैंगरेप बलात्कार आसिफा से लेकर उन्नाव से लेकर बिहार तक। देखो ये आंकड़े मेरे नहीं है, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं मैं। 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है और सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कितना रखा? 5,000 करोड़ निर्भया योजना के तहत और खर्च किया 40% अर्थात 2,000 करोड़। महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और 4.5 साल में गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुंभ के मेले के लिए 4,000 करोड़, गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ और महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़। ये आंकड़े भी सरकारी है। 5,18,528 किसानों ने आत्महत्या किया। 5 करोड़ 18,528 किसानों ने आत्महत्या कर लिया है और सरकार कहती है किसानों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है माफ करने के लिए कर्जा। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 12,60,000 करोड़ सरकार के पास नहीं है और उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए 3 साल में 17,15,000 करोड़ रुपया है, क्योंकि उद्योगपतियों को चला रहे सरकारों को। और जो मैं बताना चाहता हूं, विकास के नाम पर वोट लिया था नरेंद्र मोदी जी ने, विकास के नाम पर वोट लिया था कि दुनिया में विकास हो रहा है भारत का, ऐसा कहकर हमको गुमराह किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं 2014 में भारत पर कर्जा था 54,90,763 करोड़ और 2018 में कर्जा हो गया 82,03,253 करोड़। 4.5 साल में 27,12,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। ये मीडिया बताने वाला नहीं है, ये अखबार टीवी चैनल बताने वाले नहीं है। क्यों? 4.5 साल में 5,200 करोड़ 5,000 करोड़ रुपया अखबारों को जाहिरात और एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया हुआ है, वो बताने वाला नहीं है। और कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। अगर 56 इंच का सीना है तो मेरा खुला चैलेंज है, एक बार आप कहते हो मीडिया में मोदी लहर है, अमित शाह मैनेजमेंट गुरु है और एशिया की सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की बीजेपी। अगर अमित शाह मैनेजमेंट गुरु है, अगर आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, अगर मोदी की लहर है और 56 इंच का सीना है तो एक बार अखबार और टीवी चैनल पर आकर कह दो कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, केवल कहकर दिखाओ बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, दिखाते तुम्हारा 56 इंच का सीना दिखाते एक बार आकर। क्यों डरे हो? तुम्हारा तो लहर है, तुम्हारे पास मैनेजमेंट गुरु है, तुम्हारा मीडिया है, सब कुछ तुम्हारा है, तो डर क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो बैलेट पेपर से? और 56 इंच के सीने वाला आजकल कह रहा है मेरी जान को खतरा है नक्सलाइट लोगों से। अजीब आदमी हो भाई, प्रधानमंत्री हो, जेल सुरक्षा में हो, प्रधानमंत्री हो, कोई सामान्य आदमी नहीं हो। सामान्य आदमी कहे तो समझ में आता है कि मेरी जान को खतरा है। आप प्रधानमंत्री होकर कह रहे हो मेरी जान को खतरा है, इसका मतलब 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर आपने ठीक से मेंटेन नहीं किया। 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। वो 56 इंच के सीने वाले नहीं, जब लोहित वेमुला की हत्या हुई कुछ भी नहीं बोला। 56 इंच के सीने वाले ने जब अखलाक की हत्या हुई कुछ भी नहीं बोला। वो 56 इंच के सीने वाले ने जब संविधान को दिल्ली की सड़कों पर जलाया गया कुछ भी नहीं बोला। 56 इंच के सीने वाले ने, 56 इंच का सीना हमको बताया जाता है।
अगर एक बार ये बता दो ना, आंकड़े छाप कर दे दो, अब मीडिया वाले छाप देंगे, मोदी की हवा नहीं, हवा टाइट हो जाएगी। हवा छोड़ो, हवा टाइट हो जाएगी। और अगर 56 इंच का सीना है और भी कोई पार्टियों का खुलेआम कहता हो, केवल भारत की किसी भी टीवी चैनल पर 1 घंटा हमारे सामने आकर बहस करके दिखाओ, तुम्हारा पसीना न छुड़ा दिया तो हमारा नाम नहीं। एक बार केवल 1 घंटे के लिए आ जाओ टीवी चैनलों पर, नहीं आएंगे। डर है, डर है बीएमपी से, डर है। ईवीएम की वजह से तुम 56 इंच का सीना बनाए रखे हो और पूरे भारत में ईवीएम का खुलेआम हम विरोध कर रहे हैं। पूरे भारत में सारी पार्टियों को संपर्क किया। अगर ईवीएम मुद्दे पर हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाने वाला आदमी, अगर एक आदमी कोई है ईवीएम के मुद्दे पर, अगर तो एक मर्द है पूरे भारत में, तो शिवपाल सिंह यादव है उमर, जो ईवीएम के मुद्दे पर काम में आपके साथ हो। जहां बुरा में आता है। बीजेपी को हरवाने के लिए आजकल गठबंधन बन रहे हैं, आजकल गठबंधन बन रहे हैं, सपा बसपा का गठबंधन बन रहा है। लोगों को लगता है बीजेपी को परास्त करेंगे, मजबूत गठबंधन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सपा बसपा का इतना गठबंधन मजबूत है तो ईवीएम का मुद्दा सड़कों पर क्यों नहीं उठाते हो? उठाओ सड़कों पर ईवीएम का मुद्दा, क्यों लेते हो? अगर नहीं उठाओगे तो क्या होगा वो भी लिख कर दे सकता हूं, स्टेट पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। आपके गठबंधन को 25, 30, 35, 40 सीटें मिल जाएगी और बीजेपी क्या करेगी? अलग अलग राज्यों से 1-1, 2 सीटों का इंतजाम कर लेगी, 40-50 सीटों का इंतजाम कर लेगी, दोबारा हमारे सर पर आ जाएगी। बिग बाजार देखा है, मॉल कॉम्प्लेक्स देखा है, कभी कभी किसी चीज में भारी छूट होती है, मालूम है? डिस्काउंट 50%, 60%, और व्यापारी फिर वो जो डिस्काउंट है ना दूसरी चीजों में कवर कर लेते हैं। उसी तरह बीजेपी आपको सीटें दे देगी, 25, 30, 40 सीटें दे देगी। आपको सीटें तो मिल जाएगी, लेकिन बीजेपी सर पर गिर जाएगी। 2019 के चुनाव में सीटें आपको मिल जाएगी, लेकिन भारत का संविधान नहीं बचेगा। क्या करोगे उस सीटों को? इसलिए ईवीएम का बंदोबस्त, जो पार्टी ईवीएम के विरोध में आवाज नहीं उठाती, समझ जाना बीजेपी को सर पर बिठाना चाहती है। ईवीएम के विरोध में आवाज आप नहीं उठाती और आरएसएस के एजेंडा पर अमल आप कर रहे हो। अगर आरएसएस ने कहा कि आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देना चाहिए, भागवत ने कहा, बीजेपी ने कहा आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देना चाहिए। आरएसएस बीजेपी का एजेंडा तय हो गया। कांग्रेस ने वही कहा, रामविलास पासवान ने वही कहा, आठवले ने वही कहा, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। और अखिलेश भी कहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, और बहन मायावती भी कह रही है आर्थिक आरक्षण पर, आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देना चाहिए। तो आरएसएस बीजेपी का एजेंडा आपका एजेंडा कैसे हो सकता है? आप अमल कर रहे हो आरएसएस बीजेपी के एजेंडा पर और बता रहे हो शिवपाल बीजेपी का एजेंडा। अजीब तरीका है भाई। आप अमल कर रहे हो उनके एजेंडा पर और कह रहे हो शिवपाल और ये लोग बीजेपी के एजेंडा है। तो आप तो बीजेपी के एजेंडा नहीं, आप बीजेपी के एजेंट नहीं हो ना, तो उठाओ ना आवाज ईवीएम पर, जिससे बीजेपी को खतरा है। अगर इस देश में आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया वो भी बहुत बड़ा तमाशा बना कर रखा है, बहुत बड़ा तमाशा। 2.5 लाख रुपया इनकम है तो सरकार कहती है इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, आप अमीर हो। 2.5 लाख कमाने वाला अमीर है और 8 लाख कमाने वाला समझ गरीब है। पिछड़े वर्ग का 6 लाख रुपया इनकम है तो कहते हैं, पिछड़े वर्ग का 6 लाख रुपया इनकम है तो क्या कहते हैं? आप क्रिमिलियन में आते हो, आप अमीर हो,
आपके बच्चों को ये सुविधा नहीं मिल सकती। 6 लाख कमाने वाला अमीर और 8 लाख कमाने वाला गरीब, दोनों आपने सरकारी है, मेरे है नहीं। इस देश में आर्थिक आरक्षण के विरोध में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 6 घंटे बहस की है, पार्लियामेंट में 6 घंटे बहस किए हैं। कल तो विजय माल्या कहेगा, मैं गरीब हो गया, मुझे भी बच्चों को आरक्षण दो। कल नीरव मोदी कहेगा मैं गरीब हो गया। इस देश में अगर आर्थिक आरक्षण के विरोध में कोई भी पार्टी आवाज नहीं उठाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं, बहुजन मुक्ति पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेंगे हम लोग। मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूं। मेरा एजेंडा है इस देश में जितनी जिसकी संख्या उसको उतना हिस्सा दे दो, और ये भी संवैधानिक है। देश में SC ST 22.5 है तो 22.5% उनको मिला हुआ है। संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है। तो सारे अगर 54% OBC है तो 27 क्यों दे दो, क्यों लगाया क्रिमिनल, उनको उनका हिस्सा दे दो। अगर इतनी ही चिंता है गरीबों की तो निजीकरण में गरीबों को आरक्षण दे दो ना, सरकारी ग्रांट पर चल रहे। इतनी चिंता है तो 50% जनरल कैटेगरी में क्रिमिनल लागू कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? दोहरा मापदंड क्यों है? यह आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, यह आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, और केवल प्रोपेगेंडा करे बीजेपी को हरवाना चाहते हैं। अरे EVM के विरोध में 5 मार्च को पूरा भारत बंद है। गवर्नर मेश्राम साहब ने आदेश दे दिया पूरा भारत बंद होगा 5 मार्च को। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और BNP उसके समर्थन में है। अगर आपका गठबंधन मजबूत है, आपकी मजबूरी हो सकती है CBI की, इनकम टैक्स की, सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन आप कुछ न करो, कम से कम समर्थन तो घोषित कर दो कि भारत बंद में हमारा भी समर्थन है, घोषित कर दो। इतना ही डर लग रहा है, इतना ही डर लग रहा है CBI से, आज से अधिक संपत्ति से, तो वोट हमारा लेते हो, नमक हमारा खाते हो और काम उनका करोगे। जो लोग नमक जिनका खाते हैं, उनके विरोध में काम करते हैं, वो लोग नमक हराम होते हैं, और नमक हराम लोग मिशन नहीं चला सकते महापुरुषों का। नमक हराम लोग महापुरुषों का मिशन नहीं चला सकते। जिनका समर्थन देते हो उसका काम करो। अगर किया होता तो आज हमको ये परिस्थिति नहीं देखनी पड़ती थी। मैं देश का चौकीदार हूं, बाद में चौकीदार सो गया, विजय माल्या लेकर भाग गया, नीरव मोदी भाग गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आपके गांव में कोई चौकीदार रहते हुए चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे? चौकीदार होते हुए चोरी हो जाए तो क्या करोगे? चौकीदार बदल दोगे ना। 2019 के चुनाव में इस चौकीदार को बदलना जरूरी है। नहीं बदलोगे संविधान बदल देंगे, याद रखना। या चौकीदार बदलो या वो लोग संविधान बदलेंगे। आप संविधान को बदलवाना चाहते हैं या चौकीदार को बदलना चाहते हैं? तय कर लो अभी। या संविधान आपका बचेगा, चौकीदार अगर आ गया संविधान जाएगा, चौकीदार जाएगा संविधान बचेगा। आपको कौन सा लड़ाई लड़नी चाहिए, संविधान को बचाने की या चौकीदार के लिए? चौकीदार बदलना जरूरी है। बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो या 15 लाख की उम्मीद बची हुई है? बदलना चाहते हो या 15 लाख की और उम्मीद बची हुई है आपको कि मिलेगा? नहीं चाहिए 15 लाख। अरे मिलेगा ना, हो सकता है अभी 5 साल में डबल हो गया होगा, 30 लाख भी मिलेगा।
5 साल में तंग आ गए। साथियों, जिन लोगों ने 4.5 साल में कुछ भी काम नहीं किया वो आपको मुद्दों से भटकाएंगे। कभी राम मंदिर के नाम पर अयोध्या में इकरार करते हैं, 25 नवंबर को विफल होते हैं। उसके बाद बुलंदशहर शुरू हो जाता है, उसके बाद 10% समान आरक्षण शुरू होता है, उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर शुरू होता है। आपके मुद्दे भटकाए जाएंगे और भी भटकाएंगे, और उससे भी आगे क्या करेंगे, सारा सत्यानाश करने वाले हमें कहते हैं, हमारा एजुकेशन छीनने वाले कहते हैं, हमारा रोजगार छीनने वाले कहते हैं, हमारा आरक्षण छीनने वाले कहते हैं, हमारी जमीनें छीनने वाले कहते हैं, हमारे पर अन्याय अत्याचार करने वाले कहते हैं, हमारा सारे अधिकार समाप्त करने वाले कहते हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। लव जिहाद के नाम पर उलझाया जाता है, गर्भवापसी के नाम पर उलझाया जाता है, गौहत्या के नाम पर उलझाया जाता है, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। तो 70 साल में क्या मुसलमानों ने राज किया क्या? मुसलमानों ने नीतियां बनाई क्या संविधान के विरोध में? अरे मुसलमानों का सत्यानाश हो गया है। जो नौकरियों में 33% था अभी 1% हो गया। और सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है 50% मुस्लिम बच्चे स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखा। अधिकारी बनना छोड़ो, स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखा है, स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखा है। बोलते मुसलमानों ने आपका सत्यानाश किया। तो मुसलमानों का सत्यानाश किसने किया? इसका जवाब है क्या? आपको चुनाव के वक्त जिन्होंने कुछ काम नहीं किया वो आपके वोट खरीदने आ जाएंगे। एक वोट का 500 रुपया मिलेगा। हमारे लोग खुश हो जाते हैं, बटन दबाया और 500 रुपया मिल रहा है ना। अरे तो 5 साल में एक बार मिलेगा ना, तो 12 महीने का 100 रुपया हुआ, महीने का 8 रुपया हुआ, रोज का 25 पैसा चवन्नी हुआ। भिखारी अठानी लेता है किसी के पास? आजकल भिखारी लेता है अठानी? हम चवन्नी में उनको राजा बना देते हैं। 500 की नोट दिखती है, 500 ज्यादा बता गया। आजकल हर गली मोले, हर झुकी झोपड़ी में चुनाव को खिलाया जाता है। क्या खिलाते हैं? वो देसी होता है ना कुछ पौवा। क्या कीमत है? कितना? वो पीने वाला आदमी सही बताएगा। वो 5 साल में 70 रुपये में आपको शराब पिलाएंगे, 70 रुपये की। 5 साल में एक बार शराब पिलाएंगे और 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे। याद रखना, आपके बच्चों का खून पिएंगे, उसका सब कुछ भविष्य खत्म कर देंगे। और घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 1000 रुपये के हिसाब से 5000 भी पहुंचा देंगे कि भाई 1000 रुपया ले लो वोट का। और हम लोग खुश हो जाएंगे, 5000 रुपया मिल रहा है 5 मिनट में। अरे तो उन 5 लोगों में आपकी मां भी है, उसका भी वोट है, आपकी बहन भी है, उसका भी वोट है, आपकी बीवी भी है, उसका भी वोट है, और आपकी बेटी भी है, उसका भी वोट है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, पैसा ज्यादा, पैसे का महत्व है या इज्जत का महत्व है? अगर इज्जत का महत्व है, क्यों अपने आप को बेच रहे हो, अपने परिवारों का सौदा कर रहे हो? क्यों सौदा कर रहे हो चुनाव के वक्त? वोट बेचने का मतलब है बहन बेटियों पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना। याद रखना, बहन बेटियों पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देना। और ये जुल्म होता है आपके ऊपर, तब चिराते हो हमारे समाज के साथ अन्याय होता है। तो काय को ताकतवर बनाते हो जालिमों को? जो जुल्म करता है उसको ताकतवर क्यों बनाते हो? पैसा लेकर, और पैसा लेकर वोट करोगे तो क्या होगा? फिर जब उसके पास जाओगे कि मंत्री जी, सांसद जी, हमने आपको वोट दिया था, आप हमारा काम क्यों नहीं करते हो? तो वो सांसद क्या कहेगा मालूम है? वो सांसद कहेगा वोट दिया था,
क्या मुफ्त में दिया था क्या? आप कहोगे वोट काम क्यों नहीं करते? बोला नहीं करना है। क्यों करूं आपका काम? आप कहोगे हमने वोट दिया था, तो बोल देगा मुंह पर मुफ्त में दिया था, पैसा नहीं दिया था। क्या जवाब है कुछ आपके पास? बोलती बंद हो जाएगी। आप कहोगे हमने तो बेनती की पार्टी समझकर वोट दिया था, हमारे समाज की है इसीलिए वोट दिया था, बेनती की पार्टी समझकर वोट दिया था, अब हमारा काम क्यों नहीं करते हो? तो मुंह पर बोल देगा आपकी बहन जी ने टिकट मुफ्त में दिया था क्या? 10 करोड़ नहीं दिया था, 15 करोड़ नहीं दिया था, होलसेल के भाव में आपके वोटों का तो मैंने पैसा दिया है। कांशीराम साहब कहा करते थे वोट बेचने का मतलब बेटी को बेचने के बराबर है। अरे वोट टिकट का मतलब कंसोलिडेट वोट 20,000 वोट, 25,000 वोट, 1 लाख वोट, सारे वोट मिला दो तो एक टिकट बनती है। टिकट का मतलब कंसोलिडेट वोट। आप होलसेल के भाव में वोट बेच रहे हो, मुंह पर कह देगा आपकी बेटी ने हमें मुफ्त में टिकट दिया था क्या? पैसा नहीं दिया था। क्या है आपके पास कुछ बोलने के लिए? क्या 2019 के चुनाव में आप आज के संविधान को बचाना चाहते हो, आप भारतीय लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, आप आने वाले बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हो। 2019 का चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है, आपके बच्चों के भविष्य बनाने का चुनाव है। क्या ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो वो याद खड़ा करे। ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? अगर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो समर्थन करोगे, सहयोग करोगे, सहयोग करोगे तो इतना ही सहयोग करना है। यहां से जाने के बाद कम से कम 25 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मुलवासी।